गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लेबर इकोनॉमिक्स की। और उसके जो सेकंड यूनिट है तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो आज इन तीनों एस्पेक्ट्स की हम जो है बात करेंगे कि कैसे जो है ये तीनों एस्पेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्या क्या इसमें हम चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी आर रिलेटेड फिनोमिना। एनी सक्सेस इन सॉल्विंग वन ऑफ दीज प्रॉब्लम वुड इम्प्लाई सम सक्सेस इन सॉल्विंग द अदर। कि ये जो हमारे तीन जो फिनोमिना है, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इनइक्वालिटी, तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी एक के लिए काम करते हैं, मान लीजिए हमने इन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनाई कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है, तो जो मेजर्स, जो पॉलिसी हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए अपनाएंगे, कहीं ना कहीं वो जो है पावर्टी के लिए और इनक्वालिटी के लिए, इन दोनों के लिए भी कारगर साबित होगी। तो हमें ये मान के चलना है कि यहाँ पे हम एक तीर से जो है तीन शिकार कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि अगर हम एक प्रॉब्लम का सलूशन देखें तो वो कहीं ना कहीं इन तीनों प्रॉब्लम का सलूशन है। उसके अलावा अगर इनमें आप डिफरेंस देखो कि इनमें डिफरेंस है क्या, तो पहले इनकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इनकी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन जो दी गई है वो सीधी सी है कि जब कोई व्यक्ति दी गई मजदूरी दर पे काम करने को तैयार हो और उसे काम ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने भी बहुत बार पढ़ी है, हमने बहुत बार पढ़ी है। तो सिंपल सा है कि जब दी हुई मजदूरी दर पे कोई इंसान काम करने को तैयार हो और उसे काम ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है। और ये बेरोजगारी जो है 6 प्रकार की होती है, 6 टाइप्स है इसके। उसमें 3 4 हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो आजकल सबसे डेंजरस बनती जा रही है, एक तो आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे आप अदृश्य बेरोजगारी कहते हो। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है और ये कहाँ मिलती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने मिलती है मोस्ट ऑफ टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि एक खेत में जो है 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है कि 5 आदमी जो है उस खेत को ठीक से उसका काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 8 या 9 आदमी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो 3 या 4 आदमी फालतू के लगे हुए हैं उसमें, उनकी एमपी क्या है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी 0 है। उनका ओवरऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में या लेबर एक्टिविटीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो क्या है आपकी अदृश्य बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एमपी जो है 0 होता है। फिर बात करते हैं पावर्टी की। पावर्टी क्या है। पावर्टी की भी सिंपल डेफिनेशन है कि जब हमारी जो है बेसिक नीड्स जो है पूरी ना हो। बेसिक नीड हमारी कितनी है, 5 है, मूलभूत आवश्यकता है। किसी टाइम में 3 होती थी, रोटी, कपड़ा, मकान। उसमें फिर जो है 2 और ऐड हो गई बाद में, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर इन 5 में से 4 पूरी हो जाती है, एक पूरी नहीं होती, तब भी वो क्या है, पावर्टी ही कहलाएगी। ये आपकी पावर्टी डेफिनेशन है। इनइक्वालिटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, असमानता। और ये इनइक्वालिटी को बस आप छोटा सा फिनोमेना मत मानने, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है आपका, इकोनॉमिक फिनोमेना है कि आदमी के पास काम नहीं है तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। पावर्टी, कि आदमी के पास पैसा नहीं है तो उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, इसलिए वो गरीब है। इनइक्वालिटी, ये जो है इन दोनों थोड़ा सा अलग है। इनइक्वालिटी जो है सोशल भी होती है, सामाजिक असमानता, और इकोनॉमिक भी होती है, आर्थिक असमानता। सामाजिक असमानता वो है कि भाई आपको जो है एक नीचे बैठना है, मैं ऊंचे स्थान पे बैठूंगा,
आपको मंदिर में नहीं आना है, वो अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो बहुत सालों से चलती आ रही है। एक तो वो आर्थिक सामाजिक असमानता है, और एक इसी का दूसरा रूप है आर्थिक असमानता, कि एक बंदा 8 घंटे पसीने बहा के भी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है, और एक आदमी सिर्फ जो है 1 घंटे भी काम नहीं करता, और उसके पास जो है बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पैसा है। तो ये जो है दिक्कत है। इनक्वालिटी के बारे में एक रेशियो दिया गया है, और वो रेशियो क्या है कि आपका 99 जो है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये बताया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी दौलत है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो दुनिया की 99% जो संपत्ति है वो केवल 1% लोगों के पास है। और जो दुनिया की 99% लोग हैं, उनके पास जो है सिर्फ 1% ही संपत्ति है। तो इनक्वालिटी का दायरा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप इसमें ये चीज़ देख सकते हो कि इनक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में, और इंडिया के लिए कि बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है इन तीनों का हम सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इन्होंने कहा है द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट हैज अज्यूम्ड ए प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक लिटरेचर ever since the Great Depression of 1930s, when the unemployment had virtually posed serious threat to the highly developed countries। तो जो ये बेरोजगारी की अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, ये जो है 1930 की जो बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, तब इसका उद्गमन हुआ था, बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि उस टाइम पे उस मंदी का जो हाईली डेवलप कंट्रीज थे, बहुत बड़े बड़े विकसित देश थे, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। बट टुडे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल लूम्स लार्ज ओवर ए वाइड ग्लोब होरिजन। इट हैज़ बिकम ए ग्लोबल phenomenon. It has become one of the most baffling problems which confront the different countries of the world, though varies in degrees of intensity. After the Second World War, the economists have reoriented the subject toward unemployment problem। ये हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक जो है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अब अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज क्यों है। इसका हम एक सोशल एस्पेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले बेरोजगारी का इतना जिक्र क्यों नहीं होता था? एक सोचने वाली बात है। या बेरोजगारी इतनी हाईलाइटेड क्यों नहीं थी? ये एक सोचने वाली बात है। उसके पीछे दो रीज़न है सबसे इम्पोर्टेंट। पहला रीज़न क्या होता था कि जैसे कोई लोहार के घर में पैदा हो गया, तो जो काम लोहार का था, एक आदमी का था जो उस घर में, वही काम जो है जब उसका लड़का बड़ा हो जाता था वो करता था। कि मतलब उस बंदे का काम जो है शिफ्ट हो गया जनरेशन के साथ। अब उस टाइम पर ट्रेडिशन ये थी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, कुम्हार का बेटा जो मटके हमारे बनते हैं वैसे ही काम करेगा। मतलब उस टाइप का सोशल स्ट्रक्चर था। किसान का बेटा किसान ही बनेगा। इस टाइप के जो थे, एक तरह से वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, प्रोफेशन शिफ्टिंग थी, कि वो प्रोफेशन जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है हमारा शिफ्ट होता जाता था। तो इसलिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती ही नहीं थी, क्योंकि यही मानते थे कि जो लोहार के घर में पैदा हो गया, जो कुम्हार के घर में पैदा हो गया, मतलब जो जिस कास्ट में पैदा हो गया वो वही काम करेगा। आज से ये 40 साल पहले, 50 साल पहले थी लोगों की थिंकिंग। तो इसलिए उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का इतना जिक्र नहीं होता था, जब मानते ही नहीं थे अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो काम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शिफ्ट होता जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है
जैसे हम 2000 के बाद आए, जब हम 21वीं सेंचुरी में हमने पैर रखे, लोगों की थिंकिंग चेंज हुई। उसके रीजन बहुत सारे हैं। टेलीविज़न कह लीजिए, टीवी बहुत बड़ा फैक्टर रहा इसके अंदर, कि टीवी आने से लोगों की बहुत ज़्यादा थिंकिंग चेंज हुई। थिंकिंग चेंज हुई है, पॉजिटिव भी हुई है, नेगेटिव भी हुई है, दोनों टाइप का चेंज आया है टीवी के आने के बाद। उसके बाद न्यूज़पेपर, धीरे धीरे आपका सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें 2000 के बाद धीरे धीरे आती रही। मोबाइल आ गया। मोबाइल आने के बाद जो है, जो आजकल के जो बच्चे हैं उनकी सोच बदली। सोसाइटी जो है उसकी थिंकिंग का लेवल चेंज हुआ। तो थिंकिंग का लेवल चेंज होने के बाद फिर क्या हुआ, जो हमने वो पर्टिकुलर एग्जांपल दिया था लोहार का, कुमार का, या किसी भी कास्ट का लगा लीजिए, वो लड़का क्या कहता है कि नहीं पापा, आपने जो काम किया किया, लेकिन मैं आप वाला काम नहीं करूँगा, मैं लोहे का काम नहीं करूँगा, मुझे जो है डॉक्टर बनना है, या मुझे जो है वकील बनना है, या मुझे जो है एक्टर बनना है। और ये धीरे धीरे चीज़ें जो है हर धर्म में, हर कास्ट में आने लगी, कि ये ज़रूरी नहीं है जो काम मेरे परदादा ने किया, दादा ने किया, बाप ने किया, वो मैं भी करूँ। इट्स नॉट नेसेसरी। हम वही काम करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें पैसे ज़्यादा कमाए जा सके, जिसमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो। तो इसकी वजह से, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट अब तक जिसका डिस्कशन नहीं हुआ था, जो दबी हुई थी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो पहले जो प्रोफेशन था, जो जॉब थी, वो जनरेशन टू जनरेशन स्विच होती जा रही थी, अब वो गड़बड़ होगी। वो पूरा सोसाइटी स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया। अब आप आज के एग्जाम्पल में अगर बहुत सारे दे सकता हूँ। अब जैसे हम जैसे बाल काटने का काम है हमारी सोसाइटी में, ये पर्टिकुलर एक कास्ट पहले करती थी, ठीक है, वो कास्ट इसका ही ये काम होता था कि वो इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही बाल काटते थे। लेकिन आज आप देखोगे इस प्रोफेशन में आपका हेयर स्टाइलिस्ट है, आपका जो है बार्बर का काम है, सैलून का काम है, कुछ भी लगा लीजिए, इसमें जो है हर कास्ट के लोग अब अंदर आ गए हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी स्ट्रक्चर जो है चेंज हुआ है। अब वो बात नहीं है कि पहले जो था, एक काम जो था, एक पहचान होती थी। पहले ये पहचान होती थी, वे जो मंदिर में पूजा पाठ है वो ब्राह्मण ही करवाते हैं, ये ब्राह्मणों की पहचान थी। लेकिन अभी भी साउथ की साइड में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे दलित भी पूजा करवाते हैं, मंदिर में आरती करते हैं, करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ है, प्रोफेशन जो है चेंज हुआ है। अब सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है चेंज हुआ है। पहले जो काम था वो कास्ट से जुड़ा हुआ था, कि वे शादी ब्याह का काम है ब्राह्मण करेंगे, ठीक है, न्योता देना काम है नाई करेंगे, कोई और काम है और कोई कास्ट के करेंगे। पहले जो काम और कास्ट थी वो जुड़ी हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल ही उल्टा हो गया है, ठीक है। हम जो है एक दूसरे के प्रोफेशन में घुस गए हैं। जिसको जो प्रोफेशन अच्छा लगता है वो आजकल उसी में जाना चाहता है। जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन रहे हैं, जिसको किराने की दुकान खोलनी है वो किराने की दुकान खोल लेंगे। पहले हम कहते थे कि नहीं, किराने की दुकान तो बनिया ही खोल सकता है, लेकिन अब हर कास्ट के लोग जो है वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट अब जो है चैलेंज बना है बहुत बड़ा 21st सेंचुरी में। क्योंकि अब किसी और कास्ट का है कोई लड़का, वो कोई किसी और काम को करना चाहता है। मान लीजिए जैसे मैं लोहार का एग्जाम्पल लेकर चला हूँ शुरू से। अब वो ये कह रहा है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे और कुछ काम करना ही नहीं है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, या मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे ये काम चाहिए। तो उसको जो है वो किसी भी रीज़न से पढ़ लिख पाया, नहीं लिख पाया, कम पढ़ पाया, जो भी है, उसने अपनी डिग्री पूरी की और फिर भी जो है उसको काम नहीं मिला, वो डॉक्टर नहीं बन पाया, लाइसेंस नहीं मिला, क्लिनिक नहीं खोल पाया, तो वो क्या कहलाएगा,
अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। तो अब ये यहाँ से प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हुई है। और मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि पुराने वाला सिस्टम बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैं कुछ हद तक एग्री कर रहा हूँ कि वो सिस्टम कुछ हद तक तो ठीक था, 100% नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी और कुछ अच्छाइयाँ भी थी कि कहीं ना कहीं ठीक भी थे एक हद तक। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारी जो है सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं। अब गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट का डेटा क्या कहता है कि हरियाणा गवर्नमेंट साल में सिर्फ 20,000 सरकारी नौकरियां दे सकती है एज इट्स कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। 20,000 गवर्नमेंट जॉब्स हर साल। और यहाँ पे यूथ कितना रेडी हो जाता है जॉब के लिए, कितने ग्रेजुएट रेडी होते हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट रेडी होते हैं हर साल, वो लाखों में है नंबर। अब ये मान लीजिए कि 5 लाख स्टूडेंट रेडी हो रहे हैं एमए करके, मास्टर डिग्री करके हर साल, और जॉब सिर्फ 20,000 है। तो 4,80,000 करेंगे क्या? तो 4,80,000 क्या कहलाएंगे? बेरोजगार कहलाएंगे। बेरोजगार नहीं कहलाएंगे तो कोई भत्ता है, बेरोजगार भत्ता है, सक्षम योजना है, कोई प्राइवेट जॉब है, कोई प्राइवेट ट्यूशन है। लेकिन ये सब तो जो रोजगार नहीं कहलाएगा ना। वही एक बंदे ने मास्टर डिग्री की, पीएचडी की, या उसने एमबीबीएस किया, उसकी कैपेबिलिटी क्या है? डॉक्टर बनने की है। अब वो डॉक्टर बनने के लायक है, एमबीबीएस उसने कर लिया, लेकिन अब वो क्या कर रहा है? डॉक्टर वो बन नहीं पाया, और जो है कहीं पे ट्यूशन पढ़ा रहा है, कहीं पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो तब भी आप उसको एम्प्लॉयड नहीं कह सकते हो, वो तो बेचारा सर्वाइवल कर रहा है। एम्प्लॉयड आप तभी कह सकते हो उसे, जब जो है उसे वही पोस्ट मिले जिसके लिए वो डिजर्व करता है। अब जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैंने एम फिल पीएचडी नेट ये सब किया, ठीक है, एलिजिबल तो हूँ मैं प्रोफेसर के पोस्ट के लिए, और मुझे पढ़ाना पड़े जेबीटी, जेबीटी वाले, मतलब जेबीटी करूँ या बीएड करके जो मैंने एक्स्ट्रा की है, या मैं पढ़ा रहा हूँ 5वीं क्लास के बच्चे को पीएचडी करने के बाद, तो वो तो मेरी कैपेबिलिटी का प्रॉपर यूज नहीं हुआ ना। मेरी कैपेबिलिटी क्या है? मास्टर लेवल के बच्चों को पढ़ाने की, बीए लेवल के बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन पढ़ा रहा मैं 5वीं के बच्चे को हूँ। तो कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइजेशन नहीं है मेरी कैपेबिलिटी का, मेरी कैपेसिटी का। तो अगर ऐसा भी है कि किसी बाहर यहाँ पे 4,80,000 बच्चे जो है मास्टर डिग्री कर रहे हैं, लेकिन वो कोई 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई 5वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ छोटे मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके लायक भी नहीं है, ये कहे कि वो उस काम के लिए बने भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट ही कहलाएगा, उसे आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते हो। तो ये हमारा, मैंने बस आपके किसको एक प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है कि प्रैक्टिकल इस चीज़ को हम कैसे बता सकते हैं। तो नेहरू जी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, द प्रोस्पेरिटी ऑफ ए नेशन इज जज्ड बाई मेंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट इज बेन ऑफ नेशन। ये नेहरू जी की, हमारी पीएम जी की, एक्स पीएम जी की जो थी एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने भी इसको बड़ा सीरियसली बताया था कि अगर किसी देश में प्रोस्पेरिटी देखनी है तो वहाँ का आप एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज देखो कि वहाँ पे रोजगार कितने लोगों को मिला हुआ है, क्योंकि रोजगार से सब चीज़ें जुड़ी हुई है ना। रोजगार है तो इनकम है, इनकम है तो आपका कंजप्शन है, कंजप्शन है तो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है तो आपकी ग्रोथ है, ग्रोथ है तो आपकी प्रोस्पेरिटी है। तो ये साइकिल तो एक है ना इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज़रूरी है, इकोनॉमी के आप कह सकते हो कि बैकबोन है। अगर डिजर्विंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने आगे बात की है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया आर एसेंशियल विद द लेगेसी ऑफ द colonial रूल विच लास्टेड फॉर अबाउट 2 centuries। तो हमारी जो ये गरीबी है, जो बेरोजगारी है, ये कहीं ना कहीं हमें विरासत में मिली है।
और ये कैसे मिली है? अंग्रेज़ों ने जो हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन किया, जो हमारे रिसोर्सेज जो है एक्सप्लॉइट किए, उनकी वजह से। अदरवाइज़ मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, आज से 300 साल पहले कह लीजिए, जब भी आई, तो उनके एक गवर्नर थे लॉर्ड मैकाले, और उन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी थी कि वो जो है पूरे इंडिया में घूमे, पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जितना ही पूरा भारत था, ये 1898 की बात कह रहा हूँ मैं। उनने पूरे इंडिया का भ्रमण किया, पूरे इंडिया का, लेकिन उनको पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भिखारी दिखाई नहीं दिया, बेगर। तो इंडिया इतना ज़्यादा उस टाइम पे समृद्ध था आर्थिक तौर पे, या ये कह सकते हो कि सोने की चिड़िया था। तो जितना डेवलपमेंट आज इंग्लैंड में आप देख रहे हो, यूके में आप देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं सब कुछ हमारे पैसों से उन्होंने किया हुआ है। तो ये हमें जो है विरासत में मिली है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसके लिए हम खुद कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, जो हमें बहुत सारे कंट्रीज ने, बहुत सारे लोगों ने गुलाम बनाया, इन्वेड किया, अब उसमें तो हम क्या कह सकते हैं, वो तो एक पास्ट है और वो चेंज नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने गरीबी हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की। गरीबी हटाओ का भी नारा मिला उस टाइम पे, बहुत सारे नारे हुए। अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात देखें तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सारे स्टेप, सारे मेजर, सारी पॉलिसी इनएफिशिएंट साबित हुई है। और इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हम सब की है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, एक लिमिट तक ही वो काम कर सकती है, सीधी सी बात है। हम मान लीजिए 130 करोड़, 135 करोड़ का देश है, और इस इतने बड़े देश के लिए एक पॉलिसी बनाना, एक जैसी कानून बनाना, इतना तो इजी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो है पॉपुलेशन आड़े आ जाती है। जब भी गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया की पॉपुलेशन ही उसमें सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट आई है इसको असेस करने के लिए। तो पहली जो एक रिपोर्ट आई थी, भगवती कमेटी रिपोर्ट। तो इसका काम क्या था, इस रिपोर्ट का? इसका काम था टू असेस द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन ऑल इट्स डायमेंशन एंड फैक्ट्स एंड टू सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। गवर्नमेंट constitute a committee of experts on unemployment under chairmanship of Sri M. Bhagwati in 1970, कि बेरोजगारी की था लेने के लिए, कि बेरोजगार कितने हद तक फैली हुई है और उसके क्या क्या आयाम हैं, इसके लिए जो है एक कमेटी बनाई गई थी एक्सपर्ट की, और इसके चेयरमैन कौन थे? श्री एम भगवती। और ये जो कमेटी बनाई गई थी 1970 में बनाई गई थी। The committee submitted its report in 73 and suggested schemes like rural electrification, construction of road, rural housing and minor irrigation work, etc. It also suggests that scheme for an agro-service center should be implemented on a high priority basis, as it has potential for providing employment and self-employment to engineering graduate and technician in rural India. तो ये जो कमेटी थी, इसने अपना रिसर्च किया, अपना डेटा कलेक्ट किया, और इन्होंने कुछ स्कीम बताई कि अगर आपको इंडिया से बेरोजगारी हटानी है तो आपको कुछ काम जो है करने पड़ेंगे, जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है आपका, कि गांव में बिजली ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, पावर सप्लाई हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो, कनेक्टिविटी जो है गाँव की हो, रूरल हाउसिंग हो, आपका गाँव में मकान बने, माइनर इरिगेशन हो, सिंचाई का काम हो। और इन्होंने एग्रो सर्विस सेंटर के लिए भी बात की थी, क्योंकि ये जो है एग्रो सर्विस सेंटर जो थे आपके, बहुत ज़्यादा लोगों को सर्विस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकते थे। तो ये सारी बातें हुई। इन 1977 गवर्नमेंट डिसाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद इन 10 years, एंड फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज वर लॉन्च।
with a view to increase employment. 6 5 plans emphasize the employment oriented investment and production program, special employee program, education reform, employed generation council. तो गवर्नमेंट ने स्कीम का इस जो कमेटी की थी बहुत सारी बातों को मानना, और जो इसका छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है ज़्यादातर फोकस जो था एम्प्लॉयमेंट पे ही था। तो ये देख लीजिए, ये सारे जो है आपके एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने मेथड अपनाए थे। फिर बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर द अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स where the main aim is to reduce employment and poverty in rural India. Whether the program introduced for the benefit of the rural people has still reached the target of the matter. Hence, it is not to whether the real purpose of program is fulfilled and the group for which it is meant is benefit or not. देखो बहुत सारी इसमें कोई पर्टिकुलर पार्टी का नाम हमें नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट की नीयत जो है शुरू से ही अच्छी थी। इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट भी है, बीजेपी भी है, हर टाइप की गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक पार्टी ने गरीबों का वेलफेयर नहीं चाहा, चाहा है, सब ने चाहा है। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हुई मिडिल मैन की वजह से। कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में रही हो, उसने जो है मान लीजिए उसके पास 100 रुपये इनकम है, 100 में से उसने जो है कम से कम 1 रुपया तो गरीब के लिए लगाना ही चाहा है। इसमें सभी पार्टी इंक्लूड है। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि वो जो 1 रुपया सेंटर से चला और आम आदमी तक आते आते वो 10 पैसे ही बचा। तो मतलब 90 पैसे जो है बीच में दलाल खा गए, मिडल मैन खा गए, एजेंट खा गए, सब उसको जो है बीच में ही उन्होंने डकार लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज थी, प्रोग्राम थे गवर्नमेंट के जितने भी हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जो है करप्शन की भेंट चढ़े, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि करप्शन ने जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा की है। गवर्नमेंट की नीयत पे हमें कोई शक नहीं है, गवर्नमेंट ने लोगों का वेलफेयर ही चाहा है, लेकिन वो वेलफेयर हो नहीं पाया उतना। क्यों नहीं हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ मिडिल मैन, कि वो जो बीच वाला इंसान था उसने जो है बहुत सारे पैसे खाए और बेनिफिशरी तक बेनिफिट पहुंचने ही नहीं दिया, इसलिए ये दिक्कत आई। तो अनएम्प्लॉयमेंट की नेचर की बात करें तो इसका ट्रेंड जो है बढ़ने पे ही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा ये बढ़ रहा है, और यहाँ पे आगे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप की बात भी की गई है। गांव की जो बेरोजगारी है उसकी बात की गई है। गांव में ज़्यादातर जॉब बेसिकली आपकी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद आपकी सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है। सेशनल में आपका बेसिकली वो है जिसका काम जो है सीजन के हिसाब से होता है। जैसे आपका यही हो गया गेहूं का, धान का, दो एक 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 महीने कटाई होती है, एक एक महीने से बुआई का काम है। तो 4 महीने काम है, बाकी 8 महीने काम नहीं है उतना। तो इस तरह के जो है सीजनल आप कह सकते हो कि भाई पूरे साल काम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि जब से मनरेगा आया है, मनरेगा ने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है सिचुएशन को, और मनरेगा बहुत एक सक्सेसफुल आप कह सकते हो गवर्नमेंट इनिशिएटिव रहा है। लेकिन हमारे लिए जो आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है वो ये है जी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी जो दिक्कत आज हमें हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको टैकल करने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो इसमें आगे डेटा दिया हुआ है कि हमारे कैसे कैसे जो है इसमें बढ़े हुए हैं। यूजुअल स्टेटस कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है ये मेजरमेंट्स था। दिस मेजर्स द नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। कि ये जो आपकी यूजुअल स्टेटस कॉन्सेप्ट है इसका ये है,
इसमें ये देखना पड़ता है कि एक इंसान साल में कितने दिन जो है खाली बैठा रहता है। कि मान लीजिए कि 12 महीने, 12 महीने से वो जो है 4 महीने फ्री है, उसके पास काम ही नहीं है। 8 महीने वो काम करता है, 4 महीने वो काम नहीं करता। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, यूजुअल स्टेटस कंसेप्ट। तो इसमें हम साल का हिसाब रखते हैं, महीने का हिसाब रखते हैं। तो इसमें हम जो है बेसिकली खुली बेरोजगारी एनालाइज करते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आपका वीकली स्टेटस कंसेप्ट, इट इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट फाइंड वर्क इवन फॉर एन आवर और एनी डे ड्यूरिंग द सर्वे वीक। इट इज एप्रोप्रिएट मेजर फॉर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जो है हम वीक के हिसाब से करते हैं कि अगर किसी इंसान को एक सप्ताह में, 1 वीक में 1 घंटे भी काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार है। और ये ज़्यादातर चीज़ आपको वीक वाली देखने को मिलती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में। तीसरा आपका डेली स्टेटस कंसेप्ट। इसमें क्या बात हुई है, दिस कंसेप्ट मेजर द एक्टिविटी स्टेटस ऑफ ए पर्सन फॉर ईच डे ऑफ द प्रोसीडिंग 7 days। ए पर्सन हु वर्क एट लीस्ट फॉर 1 hour but less than 4 hours was considered having worked for half a day। It is an appropriate concept device to measure underemployment। इसमें डेली में ये है, किसी इंसान को 4 घंटे से भी कम का काम मिला है, मतलब 4 घंटे भी काम नहीं मिला है, तो भी इसको अनएम्प्लॉयमेंट ही कहा जाएगा। तो ये जो है मेजर्स थे। उसके बाद इसमें डेटा लिया गया है जो हमारे एनएसएसओ के सर्वे में हैं बहुत सारे, उसके हिसाब से इसमें काफ़ी सारा डेटा लिया गया है। कोजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बहुत सारे कोजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने दिए भी हुए हैं। सबसे बड़ा तो कोज देखो इसमें पॉपुलेशन ही है, कि इतनी ज़्यादा लेबर फोर्स है हमारे पास और काम है नहीं, तो कैसे कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लोशन नहीं है, ये हमारी पॉपुलेशन ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा अड़ंगा है। पहले तो हमारा पावर्टी है, फिर आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, स्लो ग्रोथ ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर है, इनसफिशेंट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है, इनअप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। आजकल के बच्चे जो सिलेबस पढ़ के जाते हैं वो इंडस्ट्री में काम ही नहीं आता। इंडस्ट्री वाले कहते हैं हमें इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है अलग से। तो उसने जो पढ़ा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसको फ़ायदा क्या है अगर वो इंडस्ट्री में काम ही नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं वो एकेडमी इंडस्ट्री है जो इंटरेक्शन है वो मिसिंग है। कहीं ना कहीं जो स्किल है, स्किल फॉर्मेशन है, स्किल का जो उनको चाहिए रिक्वायरमेंट, वो मिसिंग है। तो इन सब फैक्टर की वजह से, इन सब रीजन की वजह से जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। फिर बात करते हैं लिंकेज अमंग अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है लिंक दिए गए इन्होंने कि कैसे जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। सेकंड यूनिट में इसका सबसे ज़्यादा चांस है कि आपका ये 16 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ता है। अब हम आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि इसी यूनिट का है, और उसमें भी हम देखेंगे कैसे जो है चीज़ें उसमें सॉर्ट आउट की जा रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की बात हुई है, पिछले टॉपिक में हमने उसके लिटरेचर की, लिंकेज की, टाइप्स की बातें की थी। तो अब यहाँ पे बात होती है कि जो लेटेस्ट डेटा है उस हिसाब से क्या सिचुएशन है। तो इन्होंने लिखा है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया रोज टू 7.2% इन फरवरी 2019, द हाइएस्ट इन सितंबर 2016 एंड ऑल्सो अप फ्रॉम 5.9% in February 2018, according to the latest data compiled by the Center of Monitoring Indian Economy। कि जो हमारा फरवरी 2019 में जो भी लेटेस्ट है, 1 साल पुराना ही डेटा है, उसमें जो है हमारी बेरोजगारी दर जो थी काफ़ी हाई थी, 7.2%। तो फिर आगे बात होती है कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, कि क्या है बेरोजगारी। Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work
Unemployment is often used as a measure of the health of the economy. The most frequent measure of unemployment is the unemployment rate, which is the number of unemployed people divided by the number of people in the labor force. कि अनएम्प्लॉयमेंट वही है कि जब एक बंदा दी हुई मजदूरी दर पे काम नहीं करना चाहता हो, काम करना चाहता हो, उसे काम ना मिले। अनएम्प्लॉयमेंट को जो है किसके तरीके से देखा जाता है कि ये इकोनॉमी की हेल्थ को दिखाता है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो इन दोनों में जो है इनवर्स रिलेशनशिप शो की गई है। उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर। It defines employment and unemployment on the following activity status of an individual. Working, engaged in economic activity, is employed, seeking or available for work, unemployed. तो NSSO के हिसाब से रोजगार किसको मिला है या रोजगार आदमी कौन है जो किसी आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ है। मतलब कि कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, वो जो है उसको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हो, वॉलंटरी नहीं। अगर उसको उस एक्टिविटी के पैसे मिल रहे हैं तो ही वो जो है आपका एम्प्लॉयड कहलाएगा। और एक अनएम्प्लॉयड कौन है, जो जो है काम को ढूंढ रहा है, सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, या जो काम करने के लिए अवेलेबल है, उसको काम चाहिए, वो आपका जो है अनएम्प्लॉयड है। फिर नीदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, ये भी दिया गया है कि वो आपका वॉलेंटरी है, कहीं अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता हो, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो बेरोजगार फिर नहीं कहलाएगा। The first two constitutes labor force, and unemployment rate is the percent of the labor force that is without work. Unemployment rate, unemployed workers, total labor force multiply 100। तो इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का फॉर्मूला बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका कैसे निकलेगा। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कि आपका 10 है, ठीक है, और ये आपकी टोटल लेबर फोर्स जो है आपकी 100 है, और फिर इन्होंने मल्टीप्लाई इसको करना है कि 10 का आपने कर दिया तो आपका कितना आ गया, ये 0.10, और 0.10 को फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ गया 10%। तो ये मैंने क्या आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि इकोनॉमी में जो टोटल लेबर फोर्स है वो 100 की है, और 100 में से जो है 10 बंदे जो है बेरोजगार है, तो कितना परसेंट आपका जो है बेरोजगारी दर है, आप कहोगे 10% है। तो ये एक इसका फॉर्मूला है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात हमने पहले की थी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जैसे हमारा छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें एमपी जो है, एमपी हमारी सबसे कम है, या कह सकते हैं एमपी हमारी जो है 0 है, और ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। सीजनल की हमने बात की थी, सीजनल में यही बात हुई थी कि जब हमारा जो काम है वो जो है सीजन के हिसाब से हो, जैसे कि गन्ने का रस है, गन्ने के जैसे शुगर मिल का काम है, वहाँ पे जो है काम जो है पूरे साल तो नहीं चलेगा, तो ये उस टाइप की बात है। यहाँ पे जो काम है वो एग्रीकल्चर में भी ज़्यादातर जो जॉब है वो सीजनल टाइप है। फिर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। It is a category of unemployment arising from the mismatch between the jobs available in the market and skill of the available work in the market. Many people in India do not get a job due to lack of required skills and due to poor education level. It becomes difficult to train them. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वही है कि जिस काम को हमें जिस हिसाब का इंसान चाहिए काम करने के लिए, जिस जो स्किल्स की हमें ज़रूरत है, वो स्किल्स वहाँ पे उनके पास नहीं है, और ये इंडिया में प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। जितनी एमएनसीज कंपनी है, कहीं ना कहीं एक ही बात कहती है कि हमें जो स्किल सेट चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले जो है ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और जब तक उनकी ट्रेनिंग चलेगी तब तक उनको हाफ पेमेंट ही मिलती है, हाफ इनकम मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो अकेडमिया का पार्ट था, मैं तो उसकी ही गलती मानता हूँ कि उसका जो है अकेडमिया में उसको उसी टाइप की स्किल्स और ट्रेनिंग नहीं मिली है जिस हिसाब से वो उसे कर सकता था। फिर आपकी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इट इज रिजल्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्लाइन विद इकोनॉमिक ग्रोथ। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट फिगर इन इंडिया
are negligible. It is a phenomenon that is mostly found in the capitalist economy. जो आपकी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, आपकी जो चक्रीय बेरोजगारी है वो सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है, आपके बिजनेस साइकिल से जुड़ी है, व्यापार चक्कर से। जैसे जैसे इकोनॉमी में मंदी आती है तो जॉब छीन जाती है, और जैसे जैसे इकोनॉमी में तेजी आती है या इन्फ्लेशन बढ़ता है, बूम आता है, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। इंडिया में इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट कम देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन यूएसए में ये प्रॉब्लम बहुत, यूएसए में इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। फिर आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। In 2016, World Bank data predict that the proportion of jobs threatened by automation in India is 69% year on year। कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जब है कि जब कुछ नया जो है आपका आ जाए मार्केट में, कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई नई मशीन आ जाए, उससे जो है आपका हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, उससे बढ़ेगा। कैसे, मान लीजिए कि अभी किसी फैक्ट्री में जो है, कोई फैक्ट्री है कार की, और वहाँ पे सारा काम जो है मजदूर कर रहे हैं, वर्कर लेबर कर रहे हैं, अपना वर्कर कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अब कंपनी अपने यहाँ चेंज करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो रोबोट से काम कराएंगे। वो एक रोबोट जो है 100 मजदूर का काम कर देगा अकेले। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और अभी बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे अब रोबोट ही काम करने लग गए हैं, क्योंकि रोबोट को आप 24 घंटे काम करने के लिए कह सकते हो, करता ही रहेगा। तो ये किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट, आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर बात आती है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट refers to the time lag between the jobs when individual searching for a new job or is switching between the job। फ्रिक्शनल में वही है कि कोई एक जॉब को छोड़ के जो है जब दूसरी जॉब की तरफ जाता है तो उसको वो क्या है आपका, वो बीच में कुछ टाइम जो है खाली बैठा रहता है। अब मान लीजिए जैसे आप जो है कोई टीचर हो किसी स्कूल में, और आपने क्या किया, आपने वहाँ से रिजाइन कर दिया, फिर आप क्या करोगे, किसी और दूसरे स्कूल में ट्राई करोगे। तो इस समय आपका जो है 1 डेढ़ महीना लग सकता है। तो वो जो 1.5 महीना आपका लगा है उसमें आप क्या थे, आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड थे, और 1.5 महीना आपका जो है ऐसे ही वेस्ट चला गया। तो वो आपका क्या था, उसमें आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाओगे। इन अदर वर्ड्स, एन एम्प्लॉय रिक्वायर्स टाइम फॉर सर्चिंग ए न्यू जॉब or shifting from the existing to a new job. This inevitable time delay causes the frictional unemployment. It is often considered as a voluntary unemployment because it is not caused due to the shortage of job, but in fact the workers themselves quit their jobs in search of better opportunity। इस टाइप की जॉब को जो है, इस टाइप के जो एम्प्लॉयमेंट को जो है हम जो है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब ऐच्छिक बेरोजगारी। क्योंकि आपने अगर स्कूल से रिजाइन किया तो अपनी मर्जी से किया है ना, आपका आपके पास वो जॉब थी लेकिन आपने छोड़ दी, आपको कोई बेटर जॉब चाहिए थी उसकी जगह पे आपको, इसलिए जो है उसको वॉलंटरी माना जाता है कि वो जो है वॉलंटरी बेरोजगारी है। फिर आपका वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस मीन्स पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब contracts and thus sense any legal protection। These persons are deemed unemployment since record of their work are never maintained। It is one of the main type of unemployment in India। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट वो है जहाँ पे जो आपके मजदूर है, ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर करने वाले इंसान है, जिनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन में नहीं है, उनको काम करते चोट भी लग जाए तो उनको क्लेम नहीं मिलेगा, आपको कोई इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। रेडी वाले, चक्के वाले, मजदूर है, दिहाड़ीदार है, इस टाइप की ही बेरोजगारी ये फेस करते हैं, क्योंकि इनमें कोई वो नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। फिर बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप की। ये क्या चीज़ है, ये 2 नंबर में आ सकता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। Unemployment trap is a situation when unemployment benefit discourages the unemployment to go to work। People find the opportunity cost of going to work too high when one can simply enjoy the benefits by doing nothing।
कि आपका जो बेरोजगारी जाल है, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है, ये एक स्थिति है जिसमें आपका क्या होता है, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिस्करेज द अनएम्प्लॉयड टू गो टू वर्क। कि आपका जो कोई बेरोजगार, उसको भत्ता मिल रहा है, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं मान लीजिए उसको हर महीने 6-7 हज़ार रुपये सरकार दे रही है भत्ते के तौर पे कि आप बेरोजगार हो, तो आप जब तक आपके पास रोजगार नहीं होता हम आपको पैसे देंगे। और उसका क्या होता है कि 5-6 हज़ार में ठीक से गुजारा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो डिस्करेज हो जाएगा, वो मतलब काम नहीं ढूंढना चाहेगा। पीपल फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क टू हाई व्हेन वन कैन सिंपली एंजॉय द बेनिफिट्स बाय डूइंग नथिंग। तो क्या सोचेगा वो कि मैं बाहर जाऊंगा, जॉब ढूंढूंगा, मेरे पैसे लगेंगे, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, तो वो क्या करेगा, वो जो है काम ढूंढने जाएगा नहीं। तो ये क्या कहलाता है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। और ये ऐसा होता है ये बहुत बार। फिर उसके बाद बात होती है हार्मोनाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट rates. Define the unemployment as people of working age who are without work, are available for work, and have taken specific steps to find work. The uniform application of this definition result in estimate of unemployment rates that are more internationally compared than estimate based on national definition of unemployment. This indicator is measured in numbers of unemployed people as a percentage of the labor force and is seasonally adjusted. The labor force is defined as the total number of employment people plus those in civilian employment. इसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं ये। तो ये अभी पिछले में डिस्कस हुए थे, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, वीकली स्टेटस अप्रोच, डेली स्टेटस अप्रोच, कि आपको ये कैसे कैसे देखना है। यूजुअल स्टेटस अप्रोच में हम एक साल में देखते हैं कि एक साल में एक इंसान के पास कितना काम रहा, उसने कितना किया। वीकली स्टेटस अप्रोच में हम देखते हैं कि वीक में उसको कितने दिन काम मिला। और डेली स्टेटस में हम देख सकते हैं दिन में कितने घंटे उसको काम मिला। तो इस हिसाब से जो है हम उसको असेस करते हैं। उसके बाद इसमें डेटा है, उसकी वजह से इसमें बहुत सारे कोजेस दिए गए हैं। लार्ज पॉपुलेशन सबसे बड़ा रीजन है जी अनएम्प्लॉयमेंट का। इतने बड़े देश में सबको जॉब प्रोवाइड कराना इतना आसान तो नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जो है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंसेंटिव कर रही है ताकि लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल बढ़े। क्योंकि हर किसी के लिए जॉब तो प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल सी बात ही लगती है। इन्होंने फिर एक हाईलाइट किया है द सिलेबस टॉट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस बीइंग नॉट एज पर द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक इशू बन चुका है कि हम जो आपको चीज़ें पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री में उनका 0% यूज़ है। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि वो इंजीनियर ब्रांच से थे बेसिकली। तो उन्होंने कहा था कि हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे जो है अभी बच्चे को स्ट्रीम इंजन पढ़ाया जाता है। जो रेलवे का है हमारा भाप से चलने वाला इंजन आज भी पढ़ाया जाता है। अब ये बताओ कि आज हम जो है बात मेट्रो की कर रहे हैं, स्मार्ट ट्रेन की कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की कर रहे हैं, मतलब इतने आगे तक हम एडवांस हो चुके हैं। और स्टीम इंजन को छोड़े हुए हमें जमाना हो चुका है, तो अभी वो चीज़ जो है सिलेबस में पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की आउटडेटेड चीज़ें से हमें बचना है। जो आज के टाइम में जो एप्लीकेबल है, जो आज के प्रेजेंट इश्यूज और सिनारियो को एड्रेस करती हैं, वो चीज़ें हमें सिलेबस में डालने की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है कि हम जो है लेटेस्ट चीज़ें ही बच्चों को पढ़ाएं, या सिर्फ वही स्किल उनको सिखाए दें उनको जो इंडस्ट्रीज में या उनके प्रैक्टिकल प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम आ सके। तो ये काम तो अकेडमिया ही कर सकता है, ये उनको ही करना है। उसके बाद इन्होंने लिखा है लो इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चर सेक्टर्स
hence restricted employment potential of secondary sector. Low productivity in agriculture sector combined with lack of alternative opportunity for agriculture workers, which makes transition from primary to secondary and tertiary difficult. Regressive social norm that deter women for taking continuing employment. तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है कि बहुत सारी जॉब्स जो है लड़कियों को करने नहीं दी जाती। अगर आज भी मैं आप सब स्टूडेंट से पूछता हूँ, खासकर गर्ल्स से, कि आपको क्या बनना है, तो मोस्ट ऑफ कहते हैं सर हमें टीचर बनना है बस। क्योंकि उनको टीचर की जॉब में ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी लगती है। अदर्स जो जॉब है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है, हो सकती है, ज़्यादा रिस्की हो सकती है। तो इसलिए भी जो है सेफ एक सेफ्टी के लिहाज से बहुत सारी जॉब्स जो है वुमन को करने नहीं दी जाती है, क्योंकि उसकी सेफ्टी के एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। फिर उसके बाद बात आती है इम्पैक्ट की, कि इम्पैक्ट क्या है। तो इन्होंने कहा द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, कि जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होगी उतने ज़्यादा जो है आपका गरीबी का बर्डन भी आप पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। यंग पीपल आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडल्ज इन इलीगल एंड रॉन्ग एक्टिविटीज फॉर अर्निंग मनी, दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन क्राइम इन द कंट्री। और आपका जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं क्राइम को भी जन्म देती है। अब एक इंसान जो है एमबीबीएस कर गया, एमकॉम कर गया, पीएचडी कर गया वो, लेकिन उसको जॉब ना मिले, उसने दर दर की ठोकरें खाई है, तो क्या करेगा? कहीं ना उसको तो अपना पेट पालना ही पड़ेगा ना। जो उसने एजुकेशन में पैसा लगाया है, तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वो गलत रास्ते पे चल पड़ेगा। लॉटरी खेल सकता है, सट्टे कर सकता है, रोबरी कर सकता है, मतलब किसी भी टाइप के वो गलत काम करने को रेडी हो जाएगा एक लेवल आने के बाद। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट से ही जो आपकी पॉवर्टी पैदा हुई है, और अनएम्प्लॉय की वजह से ही आपका क्राइम जो है पैदा होता है। उसके अंदर लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन कैन इजीली बी इंटरेस्ड बाई एंटी सोशल एलिमेंट्स। भाई किसी पे दंगे फसाद करवाने हो, आग लगवानी हो, कुछ भी आपको सांप्रदायिक हिंसा करवानी हो, कहीं पे आपको तोड़ फोड़ करवानी हो, तो वो जो बेरोजगार यूथ की मैं जो बात कर रहा हूँ, इनसे आप हजार हजार रुपए दे के भी कर सकते हो। अभी इंडिया में फिलहाल सिचुएशन ये है कि 10,000 रुपये में क्या, 2,000 रुपये में भी एक इंसान जो है दूसरे इंसान का मर्डर करने को भी तैयार हो सकता है। अभी सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है बेरोजगारी के लिए। आप ऐसे ऐसे डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुनते भी होंगे कि 2,000 रुपये के लिए खून किया, 5,000 रुपये के लिए जान से मार दिया। तो ये सारी चीज़ें भी आप देखते हो। तो कहीं ना कहीं इसका रीजन भी जो क्या है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। और इसके अलावा उनकी जो देशभक्ति है, जो राष्ट्रवाद है, इसमें भी उनका विश्वास कम होता है, क्योंकि जिस देश ने उनको रोजगार ही नहीं दिया, तो कैसे जो है उस देश के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो इसलिए हमने कई बार देखा भी है, केरला का बहुत सारा जो यूथ था वो, जो हमारे जो हम कहते हैं जो ये पाकिस्तान है, इसका जो टेररिस्ट ग्रुप था आईएसआईएस था आपका, और भी था आईएसआई है, बहुत सारे थे उनके साथ, उसमें वो था क्या थे, इंडल्स थे, केरला का बहुत बड़ा यूथ। तो ये जो बेरोजगार हैं ये जो ऐसे इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या आपके इसके लिए काम किए हैं। तो पहला जो स्टेप था गवर्नमेंट का वो था आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP was launched in 1980 to create full employment opportunity in rural area, कि खासकर गांव के लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया। सेकंड जो इनिशिएटिव था वो था आपका ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, TRYCEM। दिस स्कीम was started in 1979 with the objective to help unemployment rural youth between the age of 18 and 35 years to acquire skills for self-employment. Priority was given to SC/ST youth and women, कि जो आपका ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, ये स्कीम बेसिकली थी SC और ST कैटेगरी के लिए। और इसमें जो था
18 से 35 साल के बीच के यूथ को ट्रेनिंग दी गई थी कि वो जो है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़े। जैसे उसमें आपका हैंडीक्राफ्ट का काम था, सिलाई का काम था, और भी छोटे मोटे जो काम थे, उस तरह का स्किल सेट उनके लिए रेडी किया गया। फिर था इनका RCETI RUDSET, with the aim of mitigating the unemployment problem among the youth. A new initiative was tried jointly by Sri Dharmsata Manjusatra Education Trust, Syndicate Bank and Canara 82, which was the setting up of the Rural Development and Self-Development Training Institute with its acronym RUDST near धर्मस्थला इन कर्नाटका। तो ये कुछ बैंकों ने भी इसमें काफ़ी इसमें रोजगार इसमें किया है कंट्रीब्यूशन। उसके बाद बात होती है जवाहर रोजगार योजना JRY। ये 1 अप्रैल 1989 में स्टार्ट हुई थी, और इसमें क्या था, रेशो रखा गया था 80-20 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, कि इसमें 80 जो है आपका सेंटर देगा और 20 जो है बजट इसमें स्टेट देगा। तो उसके लिए ये किया गया था। फिर था आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, जो आज भी हिट है, और इसने काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। इसमें 100 दिन की रोजगार का प्रावधान था कि 100 दिन की गारंटी है, आपको रोजगार मिलेगा। फिर था आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये 2015 में हमारे PM मोदी जी ने लॉन्च की थी, और ये भी काफ़ी हद तक जो है कह सकते हैं कि स्किल फॉर्मेशन में इन्होंने किया है, एक सेटिस्फैक्ट्री काम इसमें हुआ है। फिर आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम launched in 2006 aims at developing an ecosystem that promotes and nurtures entrepreneurship across the country। फिर था आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी। 10 लाख तक का इजी लोन जो है बैंक प्रोवाइड कराएंगे, 10 लाख से 1 करोड़ तक का। और इसमें बेसिकली जो है SC ST के लिए और वुमेन के लिए इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने की बात की थी। फिर वे फॉरवर्ड कि आगे क्या क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। स्पेशल पैकेजेस है, इंडिविजुअल डिजाइन फॉर ईच इंडस्ट्री आर नीडेड टू क्रिएट जॉब्स। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिसी एंड जुडिशरी कैन क्रिएट मैनी गवर्नमेंट जॉब्स। Decentralization of industrial activities is necessary so that people of every region get employment. Development of the rural areas will help mitigate the migration of the rural people to the urban area, thus decreasing the pressure on the urban area jobs. Entrepreneurship generates employment to many in a country, therefore governments needs to encourage entrepreneurs among the youth. Concrete measures aimed at removing the social barriers for women's entry and their continuous participation in the job market is needed. Governments needs to keep a strict watch on the education system and should try to implement new ways to generate skilled labor force. Effective implementation of present programs like Make in India, Skill India, Startup and Stand Up India. There is a need for National Employment Policy, that is NEP, that would be encompass a set of multidimensional intervention covering a whole range of social and economic issues affecting many policy spheres and not just the areas of labor and employment. The policy would be a critical tool to contribute significantly to achieve the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The underlying principle for the national employment policy may include enhancing human capital through skill development, creating sufficient number of decent quality jobs for all citizens in the formal and informal sector to observe those who are available and willing to work, strengthening social cohesion and equity in the labor market। तो ये सारे जो थे इसमें तरीके बताए गए थे, स्कोप दिया गया था कि इन मेथड से जो है हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ें। तो ये आपका सेकेंड यूनिट इसमें कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली इसमें 2 ही टॉपिक थे जो हमको आपको ध्यान से पढ़ने थे, वो आज मैंने इसमें लेक्चर में इंसर्ट किए हैं। आपको अनएम्प्लॉयमेंट, उसके टाइप्स, उसकी नेचर, उसका लिंक आपको ध्यान से पढ़ना है। छोटी सी यूनिट थी हमारी सेकेंड यूनिट, तो आज ये हमारी लेबर की सेकेंड यूनिट पूरी हो गई है। जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे थर्ड यूनिट के टॉपिक की, कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक
क्या क्या होंगे। तो ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट का बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और ये 16 पॉइंट के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।